इस समय सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष की कहानी बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, बहुत ही जोरों से चर्चे में है। और हो भी क्यों ना, इस कहानी ने या इस हकीकत ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। एक व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करता है, वो कहता है कि जब तक उसे न्याय ना मिले तब तक उसकी अर्थियों को विसर्जित ना किया जाए, और अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो उन अस्थियों को कोर्ट के सामने के किसी गटर में बहा दिया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से उसने लोगों से अपील भी की है कि उसको न्याय दिलाने में सहयोग करें, एक ट्रेंड चलाया जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। साथ साथ वो ये भी लिखता है, बोलता जाता है, जो उसने अपना वीडियो जारी किया है, 80 मिनट का वीडियो है और 22 पन्नों की सुसाइड नोट, उसमें उसने ये शंका भी जाहिर की है, हो सकता है उसे न्याय ना मिल पाए। लेकिन इस समय भारत में 498 जो पुराना आईपीसी के अंतर्गत धारा थी, वो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या वाकई में ये पुरुषों के लिए कब्रगाह है? सबसे अधिक प्रताड़ित अगर पुरुष होता है तो 498 के अंतर्गत ही होता है। इस समय सोशल मीडिया पर हैशटैग अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह कहानी जो कि सत्य घटना पे भी आधारित है, यह हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती है क्या हमारा सिस्टम वाकई में बहुत कमजोर है। क्योंकि अतुल सुभाष ने सिस्टम पर भी आरोप लगाए हैं। जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट थी, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। उनके पेशकार माधव पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूरे सिस्टम को इस समय हिला के रख दिया है 80 मिनट के वीडियो में। और इसके बाद में अतुल सुभाष कहता है कि उसके पास में कोई भी चारा नहीं बचा है, उसके पास ये अंतिम विकल्प है, क्योंकि उसके ही पैसे से उसके विरोधी बलवान बन रहे हैं और उसके ही खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। यह कहकर उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या करने के बाद जो उसका 80 मिनट का वीडियो वायरल हुआ है, वो इसमें ट्रेंड पे है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं एक सनसनीखेज वारदात जो कि बंगलौर में घटित हुई है और सिस्टम को भी झकझोरने वाली घटना है। घटना में आए हुए तथ्य अगर सही लगे या आपके कोई विचार हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट कर अपनी राय दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर थे, जो कि एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर भी थे। एआई के जो इंजीनियर थे उनमें एक जाना हुआ नाम था। उनकी काबिलियत पे उनकी कंपनी, उनके दोस्त, सभी लोग गर्व महसूस करते थे। एक पढ़ा हुआ, एक सीधा नौजवान था जो कि अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा रहा था। उसी जिम्मेदारियों के तहत एक जिम्मेदारी होती है विवाह की। जब उसको लगा कि उसकी उम्र अब विवाह के लायक हो गई है, उस पर एक प्रेशर भी बनने लगा था, क्योंकि उसके पिताजी जो कि समस्तीपुर में रहते थे, वो कुछ विकलांग भी थे और पूजा पाठ पर ध्यान रखते थे। उनकी माँ घर में थी और उनका भाई दिल्ली में जॉब करता था, जो कि उनसे छोटा था। जब शादी के लिए दबाव बनने लगा तो अतुल सुभाष ने शादी.com पे सर्च करना चालू किया तो उनको जौनपुर में रहने वाली निकिता सिंघानिया की आईडी पसंद आई। बातचीत का सिलसिला चालू हुआ, फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और बातचीत फोन से होने लगी। जब अतुल सुभाष फोन पर कॉल करते थे तो निकिता सिंघानिया बहुत ही कम जवाब देती थी। तो अतुल को ये लगता था कि पढ़ी हुई लड़की है और बहुत ही सोच समझ के जवाब देती है, तो एक बुद्धिमान लड़की है। इस चीज से अतुल सुभाष इंप्रेस हो गया। निकिता सिंघानिया के पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, अतः निकिता सिंघानिया के पिता ये चाहते थे कि उनके रहते हुए उनके सामने ही उनकी लड़की की शादी हो जाए। अतुल सुभाष पर दबाव डाला गया तो अतुल सुभाष भी, चूंकि निकिता के पिता बीमार थे, उनका एम्स में इलाज चल रहा था, तो वो तैयार हो गया। और 26 जून 2019 को उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के आधार पर बनारस में संपन्न होती है। परिवार के सभी लोग सम्मिलित हुए होते हैं। अतुल सुभाष अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिन केवल समस्तीपुर में रहता है। इसके बाद में पत्नी को लेकर बंगलौर चला जाता है। बंगलौर जाने के बाद में उनके हनीमून के टिकट मॉरिशस के थे
वो हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस चले जाते हैं, जहां पर अतुल सुभाष को अब धीरे धीरे जिंदगी के झटके मिलने शुरू हो जाते हैं। बातों ही बातों में निकिता सिंघानिया ने उसको बताया कि उसका शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बेमन से शादी हुई। उसकी शादी सिर्फ इस बात पे हुई है कि उसके पिता की तबीयत खराब थी। निकिता सिंघानिया अपना रूप मॉरिशस में ही उसको दिखाने लगी। कभी वो कोई कीमती सामान छोड़ देती थी, कभी बस मिस कर देती थी, और ये सब करने के बाद में वो जोर जोर से हंसने लगती थी। अब अतुल सुभाष चूंकि शादी कर चुका था और एक समझदार व्यक्ति भी था, वो उनको लेकर बंगलौर जब वापस आ जाता है तो घर में परेशानियां शुरू होने लगती हैं। अपने सुसाइड वीडियो में अतुल सुभाष ने बताया कि घर में सभी चीजें अस्त व्यस्त बनी रहती थी। निकिता सिंघानिया कोई काम नहीं करती थी, यहां तक कि वो 5-5 दिन नहाती नहीं थी, और उससे गलत तरीके से, जिस पर अतुल सुभाष कोई ना कोई बहाना बना देता था। इसी बीच में पहला कोरोना काल आ जाता है। निकिता सिंघानिया की नौकरी अतुल ने ही लगवाई थी, क्योंकि इससे पहले निकिता ने अतुल को बताया था कि वह एक कंपनी में कार्यरत है, लेकिन बाद में सुभाष को पता चलता है कि वह टेली कॉलर थी, कॉल सेंटर में जॉब करती थी, कॉल को अटेंड करती थी। फिर भी अतुल ने निकिता को पढ़ाया, उसको प्रोग्रामिंग सिखाई और कई कंपनियों में उसके इंटरव्यू दिलवाए थे। यहां तक कि उसने अपनी कंपनी में भी उसको इंटरव्यू दिलवाया था, जहां पर वो पास नहीं हुई थी। अंततः उसकी एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। अतुल के घर से उसका ऑफिस 13 किलोमीटर दूरी पे था। अतुल सुबह उसको पहले छोड़ने जाता था, छोड़ने के बाद में अपने ऑफिस आता था, शाम को फिर उसको लेने जाता था और लेके फिर वापस घर आता था। यानी करीब 50 किलोमीटर का टूर जो था वो डेली अतुल अपने संबंधों को बचाने के लिए करता था। इसी बीच में पहला कोरोना काल शुरू हो जाता है। निकिता सिंघानिया की जॉब भी चली जाती है, जिस कारण से निकिता सिंघानिया फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है। अब निकिता सिंघानिया आए दिन अपनी माता शशि सिंघानिया से फोन पर घंटों घंटों बात करती रहती हैं, और जो उनकी मां कहती है वही निकिता करने लगती है। इसी बीच में निकिता सिंघानिया प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस बारे में तो जब निकिता के कजिन जो डॉक्टर होते हैं उनसे जब उनका ट्रीटमेंट चलवाता है, तो उन्होंने कुछ दवाएं, प्रोटीन, विटामिन लिख के जो दिए थे, उसको अतुल सुभाष व्यवस्था करके लाता है, लेकिन निकिता उन दवाओं का सेवन नहीं करती हैं। अक्सर घंटों घंटों अपनी माँ से बात करती रहती हैं, और जो माँ उनको बताती है कि तुमको ये करना है वही करती है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करे, लेकिन निकिता की माँ ने उसको समझाया कि वो कोई भी काम ना करे। वैसे भी उसके घर में कोई ज्यादा काम नहीं था, खाना बनाने के लिए मेड लगी हुई थी, झाड़ू पोछा करने के लिए भी एक बाई लगी हुई थी। थोड़ा बहुत जो काम करना होता था वो भी निकिता की माँ ने निकिता को काम करने से मना कर दिया था। अब अतुल सुभाष अपने मन की बात कहे तो कहे किससे, उसके ससुर का इंतकाल पहले ही हो चुका था। शादी के कुछ महीनों बाद में निकिता के पिता की डेथ हो जाती है। निकिता की माँ और निकिता का भाई धीरे धीरे अतुल को परेशान करने लगते हैं। अतुल के पिताजी जो कि स्वयं एक विकलांग होते हैं, वो प्रेगनेंसी के समय अतुल की माँ को वहां भेजते हैं ताकि जाके वो अपनी बहू की सेवा कर सके, कुछ देखभाल कर सके। लेकिन निकिता यहां भी नहीं रुकती है। उसकी माँ प्योर वेजिटेरियन होती है, पूजा पाठ करने वाली होती है, लेकिन निकिता नॉन वेजिटेरियन होती है। और सबसे बड़ी कमी ये होती कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, तो अगर ऑनलाइन कोई भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट मंगा रहा है तो उसको खा के जो भी उसका अवशेष है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए था। लेकिन निकिता जो भी हड्डी खा के कोने में फेंक दिया करती थी। इस बात को लेकर उसकी माँ और निकिता के बीच में तू तू मैं भी हुआ करती थी। जब निकिता माँ बनी तो जो उसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम किए गए थे, उसके लिए अतुल ने अपने सास को और अपने साले को अपने घर से पास में ही एक अच्छे होटल में टिकाया हुआ था। क्योंकि उसका 1 BHK का फ्लैट था, सभी लोगों के लिए घर में जगह नहीं थी। इस बात को लेकर भी निकिता की माँ अतुल पर भड़क गई थी। उनका कहना था कि उनके घर में इतनी भी जगह नहीं है कि वह अपने घर में रख सके। अगर उनको रोकना ही था तो और अच्छे होटल में रोकते। जो पूजा पाठ में बच्चे को गिफ्ट दिए जाते थे, उसके बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बातें कही। कुछ दिन रहने के बाद में अतुल की सास और साला वापस अपने घर जौनपुर आ जाता है।
अब जौनपुर आने के बाद में निकिता की मां निकिता से कहती है कि वह अतुल से करीब 10 लाख रुपया मांगे, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनके भाई को बिजनेस करना है, कपड़ों का व्यापार करना चाह रहे हैं और अभी गर्मी का सीजन है, तो अगर वो रुपया दे देंगे तो वो सामान भर लेंगे और सर्दी में वही महंगा होके बिकेगा तो उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। जब अतुल इन चीज को मना कर देता है तो निकिता उससे लड़ने लगती है। काफी मान मनोबल के बाद में वो 3 लाख रुपया अपने साले को और सास को देता है। कुछ दिन बाद वो पैसे की फिर डिमांड करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि हमको 15 लाख रुपया दो, बरसात शुरू हो रही है, सामान भरना है ताकि उसको अगले सीजन में बेचा जा सके और उससे प्रॉफिट होगा, जिसको लेकर अतुल मना कर देता है और यहीं से कहासुनी तेजी से बढ़ने लगती है। आपसी जो माहौल होता है अब बिगड़ने लगता है। समय बीतता जाता है। फिर एक दिन अतुल की सास का फोन आता है। वो निकिता से कहती है कि उसे 50 लाख रुपया अतुल से दिलवाए, चूंकि वह एक मकान लेना चाहते हैं, क्योंकि जहां वो रह रहे हैं वहां पर उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। क्योंकि 13 लाख रुपया अतुल पहले दे चुका होता है और 3 लाख रुपया उससे पहले दे चुका होता है, यानी कि 16 लाख रुपया अतुल दे चुका होता है। इसके बाद में 50 लाख की डिमांड की जाती है और कहा जाता है कि किसी ऐसे एरिया में मकान लिया जाएगा जहां पर नीचे दुकान कर सके और उनकी दुकान चल सके। जब अतुल इस चीज को मना कर देता है, वो कहता है कि जब 1 करोड़ का आप मकान ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ही 10 लाख रुपया होगा, तो बिजनेस में प्रॉफिट 10 लाख रुपया कहां से होगा। इस चीज को लेकर भी कहासुनी होती है और अतुल रुपए देने से मना कर देता है। वो कहता पहले जो उसके रुपए लिए हैं वो रुपए उसको वापस कराए जाए। अतुल इस चीज को स्वीकार भी करता है कि करीब 1.5 लाख रुपया उन्होंने वापस भी किया। इधर बच्चा बड़ा होने लगता है और चलने लगता है। अतुल अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था। ये बात निकिता भी जानती थी कि अतुल अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है और बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक दिन निकिता की माँ उसके भाई के साथ में आती है और निकिता को जबरन घर जौनपुर ले जाती है। अतुल अपने वीडियो में बताता है कि जौनपुर जाते वक्त उन्होंने पूरी तरीके से जितना भी गोल्ड था, रुपया पैसा था, सब ले लिया था। कोरोना का 2nd चरण चल रहा था। उसने स्वयं ही उनसे कहा था कि अगर वो कहे तो उनके लिए इस तरह से कैब बुक कर दे ताकि ड्राइवर के और इनके बीच में पार्टीशन रहे, ताकि कोरोना कोई इफेक्टेड ना हो। अतुल ने ही कैब बुक की थी जिससे लोग जौनपुर आए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि निकिता ने पहला मुकदमा 2022 में अतुल के ऊपर कर दिया। अतुल के घर वालों पर, उसके माँ बाप और उसके भाई पर भी मुकदमा किया गया, जिसको देखकर अतुल अचंभित रह गया। अब अतुल का आना जाना जौनपुर और बंगलौर के बीच में हो गया, जो करीब लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। इधर निकिता अतुल पर मुकदमे करती जा रही थी। मेंटेनेंस का मुकदमा भी किया गया। मेंटेनेंस में निकिता ने अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए 40,000 रुपये महीना की डिमांड की। अपने लिए भी उसने मेंटेनेंस मांगा था, लेकिन अतुल ने प्रूफ कर दिया था कि वह दिल्ली में नौकरी कर रही है। लेकिन बच्चे के लिए कोर्ट ने 40,000 रुपया देने का आदेश पारित कर दिया था। अब मुकदमे की में जो तारीखें होती थी वो बहुत करीब लगाई जाने लगी। जो वीडियो अतुल ने जारी किया है उसके अनुसार जो वहां का पेशकार माधव था, वो तारीख लंबी लगाने के लिए 1500 रुपए लेता था, मिनिमम 50 रुपए लेता था। अतुल ने तो आरोप यहां तक अपने वीडियो में लगाए हैं कि जो वहां की महिला मजिस्ट्रेट थी, जो फैमिली कोर्ट की मजिस्ट्रेट थी, उन पर भी 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए। उसने स्वयं माना कि उनको अपने चेंबर में बुलाकर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही उससे रुपए मांगे गए। जब अतुल ने ये उनसे कहा कि मैम, आपको पता है कि अधिकांश आत्महत्याएं झूठे केसों के कारण हो रही हैं, तो उसकी बीवी निकिता ने वहीं कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो। यह सुनने के बाद में मजिस्ट्रेट जोर जोर से हंसी भी। अगली तारीख में जब अतुल जौनपुर पहुंचा तो उसकी सास ने उससे कमेंट किया कि अरे तुम तो अभी तक मरे नहीं, मैं तो रोज अखबार देखती हूँ, तुम्हारे मरने की खबर कब आए। इस तरह से कमेंटबाजी होने लगी। अतुल मुकदमों के लिए हाई कोर्ट तक गया। उसकी बीवी ने 40,000 की जगह और गुजारा भत्ता जो मांगा 2 लाख रुपए मांग की। निकिता ने जो गुजारा भत्ता की डिमांड की वो 1 लाख के ऊपर पहुंच गई, जिसको देने के लिए अतुल ने मना कर दिया। इस मामले में वो हाई कोर्ट भी गया। इस तरह से मुकदमे बराबर चलते रहे और आखिर में उसने थकने के बाद में सिस्टम के खिलाफ एक 80 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसमें अपनी पूरी व्यथा सिलसिलेवार जो भी उसके जीवन में जो भी किरदार आए उनके किरदारों का वर्णन किया। वर्णन करने के बाद में किरदारों का क्या क्या रोल रहा, किस किस ने
उसको किस तरह से परेशान किया, टॉर्चर किया, विस्तार से बताया। फैमिली कोर्ट की मजिस्ट्रेट पर सीधे सीधे आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री सभी से उसने अपील की कि उसको न्याय दिलाया जाए। आखिरकार वो जब सिस्टम से हार गया तो उसने अपनी जिंदगी से भी हार मान ली और एक 80 मिनट का वीडियो, 24 पन्ने का लगभग सुसाइड नोट उसने तैयार किया। अपने भाइयों को, दोस्तों को रात में मेल किया, सभी से माफी मांगी। आखिरी शर्तें भी उसने उसमें बताई कि उसकी मृत्यु के बाद में उसकी लाश के आसपास उसके ससुराल के किसी भी व्यक्ति को न रखा जाए। उसके पुत्र को निकता से लेकर उसके माँ बाप को दे दिया जाए ताकि उसका पालन पोषण बड़ा अच्छी तरीके से हो सके। उसका आरोप था कि निकता जब खुद ही उससे गुजारा भत्ता मांग रही हैं तो वो उसके पुत्र को अच्छी तालीम क्या देंगे। साथ साथ उसने ये भी लिखा कि अगर उसे न्यायालय से कोई भी रिलीफ नहीं मिलती, उसे न्याय नहीं मिलता है, तो उसकी अस्थियों को तब तक न बहाया जाए जब तक उसे न्याय न मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय के सामने जो गटर है उसकी अस्थियों को उसी गटर में भी प्रवाहित कर दिया जाए। अब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कई सामाजिक संगठन अतुल को न्याय दिलाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या महिलाओं के लिए ये सभी कानून है? क्या पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है? सबसे अधिक घटनाएं जो घटित होती हैं वो महिलाओं के द्वारा मुकदमा करने पर आदमी के द्वारा आत्महत्या की जाती है। क्या आदमी ही पिसेगा? इस तरह का कोई कानून नहीं आएगा ताकि आदमी को भी कोई रिलीफ मिल सके? अब ये चर्चा का विषय है, लेकिन सिस्टम से और समाज से एक भावी इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हार गया और उसने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अपने दोस्तों को उसने मेल किया, वीडियो भेजे। उसके छोटा भाई जो दिल्ली में रहता था, उसके पास एक दोस्त का फोन आता है, क्या उसने मेल या व्हाट्सएप देखा? क्योंकि सुबह का समय होता है तो किसी ने सुबह सुबह कुछ नहीं देखा होता, लेकिन जब वो देखता है तो उसमें चौंक जाता है। भाई ये सोचता है कि शायद ये फर्जी वीडियो है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। लेकिन वह फोन से जब सभी जगह इंक्वायरियां जुटाता है, फोन नंबर मिलाता अपने भाई को, तो फोन नहीं उठता है। बेंगलोर में रहने वाले एक दोस्त को फोन किया जाता है, वो बताता है कि 2 घंटा उसको पहुंचने में लगेंगे। इससे पहले वो किसी पुलिस वाले को वहां भेजता है। उसने फोन करके पुलिस वालों को भेजा। पुलिस ने बताया कि उसकी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी हुई है, हो सकता है कहीं वो गया हो। तब उसका भाई पुलिस वालों से कहता है कि वो अथॉरिटी दे रहा है कि दरवाजा का तोड़ दिया जाए, चाहो तो वीडियोग्राफी करा ली जाए, लेकिन दरवाजे को तोड़कर उसको देखा जाए, क्योंकि इस तरह के वीडियो वायरल हुए। जब पुलिस वाले दरवाजा को तोड़ते हैं तो अतुल सीलिंग फैन से लटका होता है। आखिर एक सिस्टम से व्यक्ति हार जाता है। हारने के बाद वह न्याय दिलाने की गुहार करता है। अब ये चर्चा का विषय है और अगर आपको भी इस चर्चा में भाग लेना तो कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या इस तरह के कानूनों में बदलाव होना चाहिए। क्या इस समय सबसे अधिक प्रताड़ित व्यक्ति पुरुष ही है? क्या जो कानून बने हैं वह महिला को मजबूत करने के लिए बने हैं? आखिर एक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा ताकतवर व्यक्ति आखिर समाज से कैसे हार जाता है, सिस्टम से कैसे हार जाता है? कमेंट कर जरूर बताएं। और कहानी अगर प्रेरणास्रोत लगे, जागरूक लगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।